नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। इधर 2-3 दिनों से ये वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। अब प्रयास करूंगा कि रेगुलर ये वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, 12, 13 और 14 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को लेकर हम उपस्थित हैं। दोस्तों, हमारे करेंट अफेयर्स की वीडियो में केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें। ठीक है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए तथा इन तथ्यों को की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए 12, 13 और 14 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 105वां स्थान है। ठीक है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 105वां। आपको पता होगा कि आरओ की परीक्षा, यूपी पीएसएस की परीक्षा या यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा है, साथ ही बीपीएससी की परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 105वां है, जबकि 2023 में भारत जो है 111वें स्थान पे था। ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 2024 में 105वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और 2023 में 111वां स्थान था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सेकेंड पॉइंट है T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा, ठीक है ना, महिला खिलाड़ी कौन बनी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें ताकि उसको समझने में कोई भूल ना हो, जिससे सही आंसर तक आप पहुंच पाए। ठीक है। तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह है शेफाली वर्मा। ठीक है ना। शेफाली वर्मा सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी है, खासकर T20 में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में उत्तरी अटलांटिक महासागर में आए मिल्टन तूफान। कौन सा तूफान? मिल्टन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो मिल्टन तूफान ने प्रभावित किया है अमेरिका को। ठीक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में आया तूफान है, इसका नाम है मिल्टन तूफान, और मिल्टन तूफान ने अमेरिका को प्रभावित किया है। चूंकि यह तूफान अभी हाल ही में आया है, इसलिए इसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नाबार्ड द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत आय कितनी है? ठीक है ना। तो यह सर्वे किसने किया है? नाबार्ड ने किया है। और इसके मुताबिक वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत आय कितनी है? तो 12,698 रुपए। ठीक है ना। अब देखिए, नाबार्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम क्या है? नाबार्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22। ठीक है ना। तो नाबार्ड द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका नाम है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नाबार्ड कहता क्या है। नाबार्ड के अनुसार वर्ष 2016-17 में लोगों की जो मासिक आय है वो 8,059 रुपए थी। ठीक है ना। वर्ष 2016-17 में कितनी थी? 8,059 रुपए थी, जो अब यानी वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितनी हो गई है? 12,698 हो गई। तो 8,059 से बढ़ के कितनी हो गई है? 12,698। यानी 2016-17 से लेके 2021-22 में यानी 5 वर्षों में जो आय है उसमें लगभग 57% की वृद्धि हो गई। ठीक है ना। याद रखिएगा, 2016-17 में जो मासिक आय थी लोगों की वो 8,059 थी ग्रामीण एरिया की, और अब वर्ष 2021-22 में बढ़कर 12,698 हो गई है, यानी 57% की एवरेज वृद्धि हो गई है। ठीक है ना। अब देखिए, अगला जो है जो बताता है नाबार्ड ने और जो शोध किया है उसके देखिए, उसके अनुसार खर्च जो वर्ष 2016-17 में 6,646 रुपए था, मासिक था, अब बढ़कर हो गया 11,262 रुपए। तो खर्च में भी वृद्धि हुई है
पहले 2016-17 में यह 6,646 रुपए था और अब 11,262 रुपए मासिक खर्चा भी हो गया है। ठीक है ना, तो खर्चे में भी वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार जो है नाबार्ड ने जो है भूमि जोत के बारे में भी बताया है। देखिए, भूमि जोत का प्रश्न अक्सर जो है पीसीएस की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, भूमि जोत का जो आकार है वह 2016-17 में 1.01 हेक्टेयर थी। ठीक है ना, अब जो है 2021-22 में यह घटकर 0.74 हेक्टेयर हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो भूमि जोत का आकार है उसमें कमी हुई है। जो 2016-17 में जो भूमि जोत का आकार था वो 1.08 हेक्टेयर था, जो 2021-22 में घटकर 0.74 हेक्टेयर हो गया है। ठीक है ना, तो इस तथ्य को याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और अगर इसे आप नोट न कर पाए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां इन तथ्यों की पीडीएफ पड़ी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद जो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं वो नोएल टाटा हैं, जो रतन टाटा के कजिन है। ठीक है ना, अब देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद जो टाटा समूह का नया अध्यक्ष बना है वो है नोएल टाटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, हमसफर पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो हमसफर पॉलिसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा एक पॉलिसी लाई गई है और इसका उद्देश्य है यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है। हमसफर पॉलिसी में देखिए, जैसे बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं जो सड़कों पे चलते हैं, उनके लिए सड़कों के किनारे आरामदेह रहने की सुविधा और अन्य जो सुविधाएं हैं उनके आराम करने के लिए, रहने खाने आदि की व्यवस्था के लिए अन्य सुविधाओं का सड़कों के किनारे विकास करना है। इसे ही कहा गया है हमसफर पॉलिसी और इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य है यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया है। ठीक है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वह 1998 में। ठीक है ना, हाल ही में डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया, अक्टूबर में ही हुआ है। और इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1998 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग ने एई 2023 में एक प्रश्न भी पूछा था, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए इनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जो डॉक्टर पी वेणुगोपाल हैं ये एम्स के डॉक्टर हैं। कहाँ के? एम्स, नई दिल्ली में एम्स के डॉक्टर हैं ये, वहां पोस्टेड थे ये। और डॉक्टर पी वेणुगोपाल हृदय रोग विशेषज्ञ थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल हृदय रोग विशेषज्ञ थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 1970 में इन्होंने देश का पहला पेसमेकर लगाया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहला पेसमेकर लगाने वाले डॉक्टर कौन थे, तो वो यही थे, पी वेणुगोपाल। इन्होंने 1970 में देश का पहला पेसमेकर लगाया था। ठीक है ना, अब इनके बारे में अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 1994 में एम्स में इन्होंने ही देश का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1994 में एम्स में इन्होंने ही देश का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। और यही प्रश्न अभी एई परीक्षा 2023 में लोक सेवा आयोग ने पूछा था कि भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाले जो डॉक्टर थे उनका क्या नाम था? वही पी वेणुगोपाल। ठीक है ना, पी वेणुगोपाल जो है यही डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में 1970 के दशक में पहला पेसमेकर लगाया था। और इन्होंने ही वर्ष 1994 में एम्स में देश का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। और लोक सेवा आयोग यह प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इन्होंने हाल ही में एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हार्टफेल्ट। ठीक है ना, हार्टफेल्ट नामक इनकी एक बुक भी प्रकाशित हुई थी। और इस बुक में जो है इन्होंने इंदिरा गांधी की हार्ट की सर्जरी का भी उल्लेख किया था। ठीक है ना, यानी इंदिरा गांधी की हार्ट की सर्जरी भी इन्होंने की थी और अपनी पुस्तक हार्टफेल्ट में इन्होंने इस सर्जरी का उल्लेख भी किया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह एक संस्था है जिसका नाम है निहोन हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो वर्ष 2024 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? निहोन हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन। यह एक जापानी संस्था है। अब देखिए, ये जो संस्था है यह एक एनजीओ है। यह क्या करती है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था उससे प्रभावित लोगों की मदद करने का काम करती है, ठीक है। जो लोग उनसे बच गए हैं और जो गंभीर रूप से उससे पीड़ित हैं उनकी सेवा करने का काम यह संस्था करती है। साथ ही दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का भी काम यह संस्था करती है, ठीक है ना। और लोगों में जागरूकता फैलाती है कि परमाणु हथियारों के उत्पादन को बंद किया जाए, इसका सामाजिक दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस संस्था को फिर से देख लेते हैं, कौन सी संस्था है? यह है निहान हिडानक्यो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह एक जापानी संस्था है। इसे वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो यह हान कांग, इनका नाम है, एक महिला है और यह दक्षिण कोरिया की है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। और इन्हें यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि साहित्य और शांति का नोबेल पुरस्कार पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, यूक्रेन के पुनरुद्धार के लिए एक कोष का निर्माण किया है। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? यूक्रेन के पुनरुद्धार के लिए एक कोष का निर्माण किया है, ठीक है। आपको पता है कि सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जो है घनघोर युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन जो है पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर है। ऐसे में यूक्रेन के उसके पुनरुद्धार के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक कोष का निर्माण किया है, जिसके द्वारा यूक्रेन का पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किस देश ने की है? तो देखिए, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है निकारागुआ ने, ठीक है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ सभी राजनीतिक या राजनयिक संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। आप जानते हैं कि इस समय इजराइल जो है ये लेबनान, ईरान आदि देशों से युद्ध में फंसा हुआ है और साथ ही जो है विभिन्न देशों द्वारा इस युद्ध का विरोध भी किया जा रहा है। उसी के समर्थन में निकारागुआ ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध को तोड़ने की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ ने किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सा? सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुरुग्राम में किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है हर साल यहाँ सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाता है। तो सरस आजीविका मेला का आयोजन इस बार कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा है। तो सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार द्वारा, ये देखिए यहाँ गलत टाइप हो गया है, ये है डीएसपी नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। डीएसपी नियुक्त किया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज द्वारा किसे डीएसपी नियुक्त किया गया है? यहां लिखेंगे आप डीएसपी, ठीक है। डिप्टी एसपी नियुक्त किया गया है। तो वह जो है तेलंगाना सरकार ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को हाल ही में डिप्टी एसपी के पद या डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी वर्ष 2024 की थीम क्या है? वर्ष 2024 की इसकी थीम क्या है? ये है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेसिलियंट फ्यूचर, ठीक है।
आप अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तथ्य को याद रखिएगा, 13 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2024 की इसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत द्वारा कौन सा कैंपेन शुरू किया गया है? किसमें? 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत द्वारा कौन सा कैंपेन शुरू किया गया है? तो स्टडी इन इंडिया कैंपेन। ठीक है ना। तो 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसका आयोजन हुआ शारजाह यूएई में। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को जो है कथन 1 व 2 करके पूछा जा सकता है कि 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका उत्तर हो जाएगा शारजाह यूएई में। और दूसरा ये तथ्य बनाया जा सकता है कि इस शो में भारत द्वारा कौन सा कैंपेन शुरू किया गया? तो स्टडी इन इंडिया कैंपेन शुरू किया गया है। ठीक है ना। अब इस आयोजन का जो उद्देश्य था, मतलब इस कैंपेन का जो उद्देश्य है वह है भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो इस जो है कैंपेन का जो उद्देश्य है, इस कैंपेन का उद्देश्य है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो कौन सा कैंपेन है? स्टडी इन इंडिया कैंपेन। यह 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत द्वारा शुरू किया गया और इसका आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, एशिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरिनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। ठीक है, यह तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि भारत ने यह कमाल किया है। एशिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरिनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। ठीक है, लद्दाख के हानले में किया गया है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, एशिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरिनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन लद्दाख के हानले में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, एक पुस्तक अभी हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम है वार। ठीक है, एक वार पुस्तक, वार के नाम से एक पुस्तक जारी हुई है जो हाल ही में लॉन्च की गई। इसके लेखक हैं बॉब वुडवर्ड। ठीक है ना, बॉब वुडवर्ड इसके लेखक हैं। वार पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है और बॉब वुडवर्ड क्या है? एक अमेरिकी पत्रकार है और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके संबंधों को लेकर, संबंधों को बताने के लिए उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, उसको संबंधों को लेकर बताते हुए इन्होंने यह पुस्तक जारी की है वार। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है। वार पुस्तक जो हाल में लॉन्च की गई, इसके लेखक हैं बॉब वुडवर्ड और यह एक अमेरिकी पत्रकार है। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है सिक्किम और नई दिल्ली में। ठीक है ना, तो वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किया जा रहा है सिक्किम में और नई दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 12, 13 और 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आप इन तथ्यों की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां परीक्षा उपयोगी अन्य जानकारियां भी उपलब्ध रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। तमाम भ्रम जो लोग फैला रहे हैं उसे दरकिनार करिए। और PCS की परीक्षा की डेट चूंकि आपको पता हो गई है कि 7 व 8 अक्टूबर और 7 व 8 दिसंबर को होगी और साथ ही अभी तक RO की परीक्षा 22-23 दिसंबर को स्टेबल है। तो आप इन परीक्षाओं की तैयारी करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।